वेलकम टू द प्रोमाइज एकेडमी गाइस। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और जो चैप्टर हम डील कर रहे थे वो है चैप्टर नंबर 17 क्वालिटी रिव्यू। कौन सा सब्जेक्ट था मैडम? हमारा सब्जेक्ट कौन सा था? सेक्रेटेरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। तो हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया था, बेसिक एक कॉन्सेप्ट देखा था बस। आप सभी को पता होगा कि क्वालिटी रिव्यू एक अकेला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके साथ साथ क्वालिटी रिव्यू के साथ साथ और कौन सा कॉन्सेप्ट है? जस्ट अ सेकेंड। क्वालिटी रिव्यू के साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं? पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू में हमने देखा था कि पीयर रिव्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, वो आखिर करता कौन है। अब हम आगे देखेंगे हमारे बुक्स में क्या है, हमारे मॉड्यूल में क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा, ये इंट्रोडक्शन, एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। पीयर रिव्यू सीएस के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, हम दूसरे प्रोफेशंस, दूसरी कंपनीज की चेकिंग करते हैं। हमारे ऊपर भी एक चेक होना चाहिए ताकि हम हमारे ऊपर जो पावर्स है, जो पार्लियामेंट ने, जो हमारे एक्ट ने, जो सीएस एक्ट ने हमें पावर्स दी है, उसका हम मिसयूज़ ना कर सकें। इसलिए ये ज़रूरी है और एक क्वालिटी की लेवल एक मेंटेन रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब न्यू एंट्रेंट्स आते हैं मार्केट में, तो वो काम लेने के लिए, वो प्रोफेशनल से काम, दूसरे जो हमारी मार्केट है उसमें से काम लेने के लिए वो कई बार क्या करते हैं, अपने रेट्स बहुत कम कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि रेट्स आपने कम तो कर दिए लेकिन काम तो वही है। अब आप उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। इसलिए क्वालिटी ऑफ वर्क शुड नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड। और इस चीज़ का ख्याल रखने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बनाया है और पीयर रिव्यू का कॉन्सेप्ट लाया है। तो हम आगे देखते हैं। ये सब तो हमने देख लिया था कि पीयर कौन है। पीयर इज़ अ पर्सन हु हैज़ सेम लीगल स्टेटस। ठीक है, जो हमारे बराबर है। अब हमारे बराबर कौन है? वो एक प्रोफेशनल है जो जिसने कंपनी सेक्रेटरीज का कोर्स किया हुआ है। ठीक है, पीयर रिव्यू इज़ अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। इससे हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है, जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी एबिलिटीज़ है, वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, और ये हमें इवैल्यूएट कौन करता है? कोई थर्ड पर्सन हमारे वर्क को इवैल्यूएट करता है ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। Professional peer review focuses on the performance of professionals with a view to improving quality. देखो, ये बेसिक जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं आपको। अभी बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, बाकी आगे डिटेल में भी है। इम्प्रूविंग क्वालिटी, अपहोल्डिंग स्टैंडर्ड्स, प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेशन। देखो, अब आप सोचोगे कि पीयर रिव्यू आखिर प्रोफेशनल्स क्यों करवाएंगे, उनका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है? बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। क्योंकि देखो, अगर आपके क्लाइंट को पता चलेगा कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है मार्केट में, आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट है, पीयर रिव्यू के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, जो रिपोर्ट मिलेगा, आपके पास वो एक अटेस्टेशन है, एक सर्टिफिकेट है जो थर्ड पर्सन गारंटी, मतलब एक अश्योरेंस देता है। गारंटी नहीं कह सकते, एश्योरेंस देता है कि आपकी क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। और peer review activity is widespread in the field of accounting, law, engineering, ठीक है, aviation, forest, fire management. In academia, peer review is common in decisions related to faculty advancement and tenure. देखो, बहुत सारी जगह ही ये कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। देखो, ये और कुछ नहीं है, बस ये है कि आपके वर्क को कोई थर्ड पर्सन चेक करता है और जो सेम कम्युनिटी, जो सेम कैपेबिलिटीज़ का होता है, उसको हम कहेंगे पीयर रिव्यू। तो आगे हम देखते हैं। आपके पास जो ये डायग्राम है, जो आपके सामने ये जो डायग्राम है, वो डायग्राम है बेसिकली पीयर रिव्यू कैसे एक बुक का, एक ऑथर का, एक पब्लिश्ड लिटरेचर का किया जाता है। ठीक है, ये बस एक आपको एक आइडिया देने के लिए कि बस हमारे ही प्रोफेशन में ये चीज़ नहीं होती, बाकी प्रोफेशनल्स में भी ये होती है, बाकी प्रोफेशंस में भी ये यूज़ की जाती है इस कॉन्सेप्ट को। तो जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा कि ये हाईलाइट किया गया बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीज़ें। तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफाइंग द एरियाज। ये क्या हेल्प करता है? ये बेसिकली पीयर रिव्यू क्या आपको हेल्प करता है, क्या आइडेंटिफाई करने में? तो ये यहाँ लिखा गया है कि पीयर रिव्यू आपको हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में, ताकि आपके जो एरियाज़ है जहाँ आप लैग बिहाइंड कर रहे हो, जहाँ आप
बेसिकली जहाँ आपकी कमियां हैं आपके फर्म की, एज एन इंडिविजुअल सीएस, आप में जो भी कमियां हैं, आपको पहले तो वो एक थर्ड सीएस आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा उस एरियाज के बारे में। और फिर आपको ये भी नहीं कि आप बस आइडेंटिफाई करके आपको ये मिस्टेक है वो बता छोड़ के चला जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमें आगे गाइड भी करता है, सजेशंस देता है, गाइडेंस देता है, ताकि आप उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो वही चीज़ें यहाँ लिखी गई है कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, where practicing member may require guidance in improving the quality of his performance, ठीक है, and adherence to the requirements of various technical standards। बहुत सारे टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत सारे एसेज हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैं, स्टैंडर्ड्स जैसे आप जिस तरीके से आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा होगा, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स पढ़ा होगा, उसी तरीके से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो बेसिकली सीए करते हैं, सीएस पे भी एप्लीकेबल होता है कई हद तक। तो उस चीज़ को आप अडहियर कितनी हद तक करते हो, आप कितनी हद तक आप उसका पालन करते हो, ये चीज़ें इधर इस पीयर रिव्यू के प्रोसेस में आइडेंटिफाई की जाती है, इवैल्यूएट की जाती है, ठीक है। The focus lies on the promotion of continuing quality improvement in an atmosphere of openness and mutual trust। देखो, आप ये बेसिकली प्रोसेस में होता क्या है कि आपका जब काम आपके क्लाइंट्स के बारे में, आपके काम के बारे में थर्ड पर्सन दैट इज़ अ सीएस आता है, सोचता है, समझता है आप काम अच्छे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो ये बेसिकली एक ट्रस्ट है। और आप अपनी डिटेल्स के बारे में दूसरों को बताते हो कि आपके पास क्लाइंट्स कौन से हैं, आपके पास काम कौन से हैं, और आप वो काम को कैसे कर रहे हो। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस प्रोसेस को बहुत सीरियसली लो, और बहुत सारे सीएस अपनी वॉलंटरी बेसिस पे भी करवाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम कहाँ पे थे, ये कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे कि अ पीयर रिव्यू एग्जामिन्स वेदर अ प्रैक्टिसिंग यूनिट, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था एक प्रैक्टिसिंग यूनिट क्या होता है। एक सीएस फर्म को या एक इंडिविजुअल जो हमारी प्रैक्टिस है उसको हम प्रैक्टिस यूनिट करके रेफर करते हैं इस चैप्टर में पीयर रिव्यू के कॉन्सेप्ट में, ना कि एज अ फर्म या पार्टनरशिप फर्म, ऐसे हम कुछ नहीं कहते। हम उसे क्या कहेंगे, प्रैक्टिस यूनिट, ठीक है। वो एडिक्वेट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, आप दूसरे के कंप्लायंसेस तो चेक करते हो, क्या आप अपने ऊपर लगने वाले कंप्लायंसेस को चेक करते हो कि नहीं, आपकी क्या क्वालिटी है वर्क करने की, आप टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो हमारी आईसीएसआई हमारी मदर बॉडी इशू करती है, क्या आप उसे फॉलो करते हो कि नहीं, ये चीज़ें, या और कोई और भी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है क्या आप उसे फुलफिल करते हो कि नहीं, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। ये हमने पहले ही समझ लिया है कि ये इसका पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन एक बार फिर भी हम देख लेते हैं इसका लॉजिक क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The concept of full-time practice, which received its initial statutory recognition in 1988 से हमारा first time whole time practice का जो concept था वो आया था, has gained momentum after the enactment of Companies Amendment Act 2000, which required compliance certificate to be issued by a practicing CS for companies having prescribed paid up capital। जो भी एक लिमिट थी कैपिटल रिक्वायरमेंट की, अगर उसके ऊपर आपका पेड अप शेयर कैपिटल है तो आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता था एक प्रैक्टिसिंग सीएस से। तो इसलिए हमारे काम, हमारी जो डिग्री है उसको रिकग्निशन और मिलता गया, अब तो और भी ज़्यादा मिल गया आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट आया था। कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस आर ऑल्सो बीइंग रिकग्नाइज्ड फॉर इशूइंग सर्टिफिकेट्स इन अंडर वेरियस लॉज। देखो, लॉज, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारा एक्ट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो वो हमें इतना पावर देता है कि अगर हमने कोई भी सर्टिफिकेट या एक डॉक्यूमेंट को साइन किया है एज अ कंपनी सेक्रेटरी, तो अब वो ऐसा मानता है कि इसमें कोई गलतियाँ नहीं होंगी। तो इस जो हमारे ऊपर जो विश्वास जताया गया है, तो हमें उस विश्वास को भी कायम रखने के लिए अपनी क्वालिटीज़, अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स, अपनी एक बेंचमार्क होनी चाहिए क्वालिटी की, उसे मेंटेन करना चाहिए। एक्सीलेंस इज द हॉल मार्क ऑफ सक्सेस, आप सभी को पता है। इन अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, देखो कॉम्पिटिटिव हमारे इन प्रोफेशन में भी कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो कई बार क्या करते हैं लोग, बस क्लाइंट्स लेने के लिए वो कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो उनके होते हैं क्लाइंट्स के, वो मान जाते हैं और काम ले लेते हैं, लेकिन इवेंचुअली आज नहीं तो कल वो जाके प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर करता है।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट को लाया गया था. इज अ लेवल ऑफ एक्सेलेंस ओनली बाय इवैल्यूएशन बाय अ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल. द काउंसिल, इस चीज़ को कौन गवर्न करता है? हमारी जो काउंसिल है आईसीएसआई की, वो गवर्न करती है कैसे करना है, किन फॉर्म्स को करना है, कितना टाइम पीरियड लगना चाहिए, वो सब चीज़ें डिफाइंड है, वो हम आगे पढ़ेंगे. Therefore decided to introduce peer review for practicing CS to periodically evaluate the quality, sufficiency of systems, procedures and practices so that excellence in their performance is maintained. हमारी एक जो performance है उसमें हम अपनी excellence दिखाते रहे, हमारी capabilities को दिखाते रहे, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है. अब हमने तो देख लिया कि अथॉरिटी कौन है. यहाँ पे आया था, ये है काउंसिल. काउंसिल है हमारी अथॉरिटी. तो वही चीज़ों को ये यहाँ फिर रिपीट किया गया. देखो हमारा मॉड्यूल बहुत ही कम हो सकता था अगर इसमें से जो रिपीटेटिव बातें हैं उसको हटा दी जाए. लेकिन हमारे जो मॉड्यूल जैसे दिया हुआ है उसमें बल्किनेस है और ये चीज़ों को आपको इवेंचुअली अपने रिविजन में कम करते रहना पड़ेगा. तब जाके एक दिन जो हमारा जो भी 12 घंटे मिलते हैं हमें रिविजन के लिए लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम से जस्ट पहले, उसमें आप ये पूरी चीज़ों को रिवाइज कर सको. तो यहाँ दिया गया है द काउंसिल ऑफ ICSI is constituted under the Company Secretaries Act 1980 for discharging the functions assigned to it by the institute. जो भी देखो जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे फंक्शन करती है? मिनिस्ट्रीज के द्वारा. मिनिस्ट्रीज कैसे फंक्शन करती है? डिपार्टमेंट्स. बिल्कुल उसी तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट कैसे फंक्शन करता है? थ्रू काउंसिल्स. सेक्शन 15 ऑफ कंपनीज, ये सब सेक्शंस याद करने की उतनी ज़रूरत है नहीं. Of Company Secretaries Act 1980 provides that the duties of carrying out the provisions of this act shall be vested in the council and enumerates various duties of the council. बहुत सारी फंक्शंस है, बहुत सारी ड्यूटीज़ है जो काउंसिल को करने पड़ते हैं, फुलफिल करने पड़ते हैं. तो वही वो सारी चीज़ें हम एक बार देखेंगे. With a view to regulate the profession of company secretaries and in terms of power vested, the council has issued guidelines. देखो गाइडलाइंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ CS इंस्टीट्यूट इशू करती है. ICAI बोथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट बॉडी एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बॉडी भी इशू करती है ऐसे स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस फॉर पीयर रिव्यू ऑफ अटेस्टेशन सर्विसेज बाय प्रैक्टिसिंग CS. ठीक है. अटेस्टेशन सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है जो हमारे नहीं, जो हम जिस कंपनी के या फिर जो हमारे एज अ CS हमारे जो बुक्स होते हैं उसकी मतलब उनकी रिलायबिलिटी के बारे में बताना कि वो रिलायबल है कि नहीं, उसको हम कहेंगे अटेस्टेशन सर्विसेज. जनरली हम एज अ CS देते हैं कंपनीज को एज अ सर्टिफिकेट एज अ सर्विसेज. लेकिन कई बार क्या होता है जो हमारे इन पीयर रिव्यू बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि जो दूसरा CS है वो हमारे बुक्स हमारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये सर्टिफिकेट ये सर्विसेज हमें देता है. ठीक है. The guidelines on peer review are issued in relation to the conduct of members in attestation services. कैसा कंडक्ट होना चाहिए, किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से ये सर्विसेज ये प्रोसेस को आगे ले चलना है. To promulgate an appropriate mechanism, basically formulate an appropriate mechanism for ensuring the quality of attestation services and guide. देखो इतना सब जो भी हमने 1-1.5 पेज पढ़ा उससे एक बात तो क्लियर है कि जो हमारी इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉशियस है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है इस मामले में कि हमारी जो भी मेंबर्स है वो कभी भी गलत चीज़ को सर्टिफाई ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली इफ़ेक्ट और रेपुटेशन तो आता है इंस्टीट्यूट के ऊपर कि आपकी बॉडी अच्छा काम नहीं कर रही. इसलिए उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और हमारी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया. The members to conduct themselves in a manner that the council considers appropriate. बहुत जगह आपको मिलेगा ये चीज़ जहाँ the council considers appropriate. जिस ढंग से आप ऐसे ढंग से काम करो जो कि काउंसिल के हिसाब से सही हो. To provide guidance in relation to statutory powers and obligations with respect to the parties involved in peer review.
to prescribe the scope of peer review and procedures to be adopted during the conduct of peer review and to establish the expected code of conduct of members during peer review. देखो, हम इस प्रोसेस में बेसिकली ये समझते हैं कि हमारा कैसा बेसिक जो हमारे मेंबर्स है उनका कंडक्ट कैसा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो चिढ़ने चाहिए या फिर वो अपने डॉक्यूमेंट्स ना दें, उनको पूरी तरीके से कोऑपरेट करना होगा। पहली बात तो ये आप जनरल अंडरस्टैंडिंग पे ये चीज़ें समझ सकते हो कि पूरी तरीके से कोऑपरेट करना पड़ेगा। फिर उनके पावर्स क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है कि उनको रिपोर्ट देना होगा इंस्टीट्यूट को, उनका स्कोप क्या है, मतलब वो किस हद तक जाकर ही इस चीज़ को हमारे अटेस्टेशन सर्विसेज को एग्जामिन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे सारे सर्विसेज को एग्जामिन किया जाएगा, बस अटेस्टेशन सर्विसेज को एग्जामिन किया जाएगा। ठीक है, हम ऑडिट कर रहे हैं उसको एग्जामिन नहीं करना, अटेस्टेशन सर्विसेज को ही एग्जामिन किया जाएगा। ठीक है, तो स्कोप और जो भी हमारा कंडक्ट है वो बताया जाता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीयर रिव्यू, अगेन विद द सेम कॉन्सेप्ट कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, जो जिस वजह से हमने ये पीयर रिव्यू का कॉन्सेप्ट लाया था वही ऑब्जेक्टिव होगा। ये बात तो आपको समझ आ गई। और इस चीज़ को हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप। अराउंड 16-17 मिनट्स हो चुके हैं, तो वील कीप द वीडियो शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। बाय।